हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम क्वेश्चन आंसर वीडियो कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर वीडियो वो वाले क्वेश्चन आंसर नहीं है कि आप क्वेश्चन पूछेंगे और मैं आंसर बताऊंगी। ये क्वेश्चन आंसर वीडियो जो है वो 9th क्लास की आपका जो चैप्टर है, चैप्टर 9, उसके क्वेश्चन आंसर जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर तो अपने आप आ ही जाएगा। कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है, मतलब कोई वस्तु है और उस पर बाहर से कोई बल नहीं लगता, मतलब कोई भी बल उसके ऊपर नहीं लगाया जा रहा है। ठीक है, क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है? यदि हाँ, तो वस्तु के वेग के परिमाण एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख करें, और यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। देखिए, अगर कोई वस्तु चल रही है और उस पर कोई बल नहीं लग रहा, ठीक है, तो वो रुकेगी ही नहीं, वो चलती ही रहेगी। हाँ, वो ऐसे ही अपनी स्थिति में चलती रहेगी, क्योंकि रोकने के लिए उस पर बल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे जो है न्यूटन के 3 नियम थे बनाए हुए, यहाँ पे पहला नियम जो है यहाँ पे लागू होता है। कौन सा नियम? कि किसी भी वस्तु को रोकने के लिए कोई ना कोई बल जो है, बाह्य बल लगाना पड़ता है, और बाह्य बल नहीं लगेगा तो वो जो है वो रुकेगी ही नहीं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर, कोई वस्तु है यहाँ पे, ठीक है, कोई वस्तु है और ये एक दिशा में जो है जा रही है, ठीक है, और इस पे कोई बाहर से बल नहीं लग रहा। जब इस पे कोई बल लगाया ही नहीं जा रहा रोकने के लिए, तो क्या ये रुकेगी? ये उसी दिशा में चलती रहेगी जब इस पे कोई बल लगाया ही नहीं जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे गति का पहला नियम लागू होता है। बस आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे गति का पहला नियम लागू होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई बल नहीं लगाया जा रहा। अब हम देखते हैं आंसर नंबर 2। उसके लिए हमें पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? जब किसी छड़ी से एक दरी, मतलब जिसको हम कारपेट भी कहते हैं, उसको पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। पीटे जाने से मतलब वो नहीं है जैसे आप क्लास में पीटते हैं, ठीक है, वो वाला पिटना नहीं है। ये है दरी को झाड़ा जाता है, ये डंडों से पीटा जाता है, ये ऐਵੇਂ ही झाड़ दिया जाता है, चादर वगैरह किसी भी चीज़ को, तो उस पर से धूल निकल के भाग जाती है ना बाहर। तो वो क्यों भागती है? देखिए, सिंपल सी बात है, वो इसलिए भागती है क्योंकि हम उसको भगाना चाहते हैं। तो वो बेचारी क्यों रुकेगी वहाँ पे? वो तो भागी जाएगी, क्योंकि हम उसे भगाना चाहते हैं ना। तो यहाँ पे आप आंसर देखिए। मान लीजिए ये दरी है, ठीक है, और इसको हम छड़ी से या किसी भी चीज़ से पीट रहे हैं या फिर झाड़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? धूल के कण वापस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, पहले तो दरी भी विराम अवस्था में होती है और धूल के कण भी विराम अवस्था में होते हैं। लेकिन जब दरी को पीटा जाता है या झाड़ा जाता है, ठीक है, जब उसको छड़ी से पीटा जाता है तो दरी जो है वो गति की अवस्था में आ जाती है, वो हिलने डुलने लगती है ना, लहराने लगती है, तो वो गति की अवस्था में आ जाती है। लेकिन जो कण होते हैं वो अपनी विराम अवस्था में होते हैं, वो अपने आराम से पड़े रहते हैं वहीं पर सुस्त की तरह, ठीक है, कि हमें यहीं पड़े रहने दो। तो क्या होता है कि जड़त्व के कारण जो है धूल के कण वापस आ जाते हैं, धूल के कण बाहर आ जाते हैं निकल के, क्योंकि वो विराम अवस्था में होते हैं, और जो दरी होती है वो गति की अवस्था में आ जाती है। जैसा कि बस में होता है हमारे साथ, हम नॉर्मल उसमें बैठे रहते हैं ना, नॉर्मल पोजीशन में बैठे रहते हैं, और जब बस रुक जाती है तो जड़त्व के कारण हम भी तो वहाँ से निकल के भागते हैं एकदम आगे की तरफ। अगर सीट बेल्ट ना लगाई हुई हो, अगर हम कार में हो, तो आगे जाके हमारे माथे पे चोट भी लग सकती है, कहीं पे भी चोट लग सकती है। सेम धूल के कणों के साथ भी होता है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि ऐसा जो होता है वो जड़त्व के कारण होता है। अगर आपको इतना सब कुछ याद नहीं रहता तो आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे आपको मार्क्स बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी के जैसा है कि बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। तो देखिए, सिंपल आंसर तो ये था कि वो सामान ना गिरे, लेकिन साइंस वालों को क्या चाहिए कि पूरा एक्सप्लेन करके बताना है कि क्यों बांधा जाता है, सामान गिरता ही क्यों है आखिर। तो बस कौन सी अवस्था में होती है आप मुझे बताइए? बस जब चलती है वो गति की अवस्था में होती है, और सामान कौन सी अवस्था में होता है? विराम अवस्था में, मतलब आराम की अवस्था में, वो आराम से बैठा रहता है। तो जब बस अचानक से रुकती है तो क्या होता है? जब बस अचानक से रुकती है तो सामान जो है जड़त्व के कारण वो भी गति की अवस्था में आ जाता है और आगे की तरफ भागता है, जिससे कि सामान क्या होता है? लुढ़क के आगे की तरफ जाके गिर सकता है,
उसे गिरने से बचाने के लिए रस्सी से बांधा जाता है। सिंपल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। किसी बल्लेबाज द्वारा, बल्लेबाज आपको पता है ना, जो बल्ले से गेंद को मारता है, ठीक है। बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। जी बिल्कुल लुढ़कती है। और लुढ़कते हुए लुढ़कते लुढ़कते क्या होता है, कुछ दूर तक चल के जाती है। और कुछ दूर तक जाने के बाद क्या होता है, गेंद रुक जाती है। ऐसा तो नहीं होता ना लुढ़कते लुढ़कते स्टेडियम पार कर जाती है, फिर दुनिया पार कर जाती है, अंतरिक्ष में पहुंच जाती है, ऐसा तो नहीं होता ना। लुढ़कते लुढ़कते कुछ दूर पे जाके वो रुक जाती है। तो गेंद रुकने के लिए धीमी हो जाती है। धीमी क्यों होती है, ठीक है, धीमी क्यों होती है, उसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया, मतलब उसने अच्छे से मारा नहीं गेंद को, इसलिए वो लुढ़कते लुढ़कते बहुत दूर तक नहीं गई। तो देखिए ये ऑप्शन तो किसी काम का है नहीं, ठीक है, क्योंकि बल्लेबाजों से कितनी भी जोर से मारता, एक टाइम तो ऐसा आता ना कि वो लुढ़कते लुढ़कते रुक जाती। ऐसा तो नहीं होता ना, बल्लेबाज अगर ज़्यादा ताकत से मारता तो वो लुढ़कती जाती, एक टाइम पे तो आके वो रुक जाती ना। तो ये ऑप्शन तो किसी काम का है नहीं। बी, वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है, तो ये भी नहीं है। सी, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, ठीक है। गेंद जो है उसकी दिशा में जो है एक विपरीत बल कार्य करता है, क्योंकि देखिए गेंद जो है वो ज़मीन पर जो है घर्षण बल से घिसते हुए जाती है ना, तो ज़मीन और उसके बीच में एक बल आ जाता है ना, तो वो कार्य कर रहा है। तो हाँ ये जो है ये आंसर ठीक है कि हाँ उसके बीच में एक बल कार्य कर रहा है जो कि घर्षण बल है, ठीक है, उसकी वजह से वो रुक जाती है। तो इसका जो आंसर है वो सी है, ठीक है। एक ट्रक विराम अवस्था से, मतलब रुकी हुई अवस्था से, ठीक है, रुकी हुई अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। एक ही चाल में जो है वो लुढ़कता जाता है और 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इतनी स्पीड से वो लुढ़कते हुए जा रहा है कि सिर्फ 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी वो तय कर लेता है। तो इसका त्वरण हमें ज्ञात करना है। अगर इसका द्रव्यमान, हमें यहाँ पे द्रव्यमान भी दिया हुआ है 7 टन है, तो इस पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, मतलब हमें यहाँ पे फोर्स निकालना है जिसे हम F कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक चीज़ और दी हुई है कि 1 टन जो है वो 1000 किलो के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें 7 टन दिया है, तो मतलब 7000 किलो, ठीक है। तो यहाँ पे हम करके देखते हैं आंसर नंबर 5। अब आप अपनी अपनी बुक्स में देखिए कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। मैं यहाँ पे आपको बताती जा रही हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए ये पहाड़ी है और यहाँ पर ये ट्रक है, ठीक है, ये ट्रक है और ये लुढ़कता हुआ इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है। और कैसे जा रहा है, 20 सेकंड में ये ट्रक है, ये नीचे जा रहा है और ये सिर्फ 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय कर लेता है लुढ़कते हुए, ठीक है। अब ये लुढ़कते हुए जाए या सीधा जाए हमें मतलब नहीं है, हमें इतना पता है कि 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी जो है ये तय कर लेता है, ठीक है, 400 मीटर की दूरी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो यही लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या हुआ है। ट्रक दिया हुआ है जो कि सिर्फ 20 सेकंड में 400 मीटर तक चला जाता है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमें दिया हुआ है ए हमें निकालना है, यहाँ पे त्वरण निकालना है ना, तो त्वरण को हम ए से दिखाते हैं, ए हमें यहाँ पे निकालना है। और यहाँ पे हमें द्रव्यमान दिया हुआ है जिसे हम एम कहते हैं, वो हमें दिया हुआ है 7 टन। अब हमें टन को यहाँ पे किलोग्राम में बदलना है, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला है उसमें किलोग्राम में ही लिखना हुआ होता है। और हमें यहाँ पे बल निकालना है, मतलब फोर्स, जिसे हम एफ से दिखाते हैं। तो ये तो था रफ वर्क। अब हम क्वेश्चन करते हैं अच्छे से। एम हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है, जो भी हमें दिया हुआ है वो सब यहाँ पे लिख लो। 7 टन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें इसको किलोग्राम में करना होगा। तो हमें इसको 1000 से गुणा करना है, क्योंकि एक टन जो है वो बराबर होता है 1000 किलोग्राम के। तो ये 7000 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 टन जो है वो 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। ये आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है और आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि ठीक है। तो m जो है वो हमारा 7000 हो गया है अब। और हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है 20 सेकंड। पहले से ही सेकंड में दिया हुआ है तो बदलने की ज़रूरत नहीं है, मिनट में दिया होता तो सेकंड में करना पड़ता। और हमें यहाँ पे दी हुई है दूरी को हम s से दिखाते हैं, s इक्वल टू 400 मीटर। और हमें यहाँ पे निकालना है फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ma, ये आपको फॉर्मूला पता ही है।
लेकिन हम यहाँ पे हम m की जगह पे m रख देंगे, मतलब 7000, और a की जगह पर a रख देंगे, लेकिन a तो यहाँ पे हमें पता है ही नहीं, तो हमारा तो क्वेश्चन निकलेगा ही नहीं। इसका मतलब हम पहले फोर्स का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम पहले ए का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब त्वरण का। पहले हम त्वरण निकालेंगे, तभी हमारा फोर्स निकलेगा। ठीक है, तो पहले हम त्वरण निकालते हैं। त्वरण निकालने के लिए यहाँ पे आपको देखना है त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमें v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, हमें t दिया हुआ है, a नहीं दिया हुआ, तो हम इससे तो त्वरण निकाल नहीं सकते। कम से कम 3-4 चीज़ें तो इसमें से होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे, ऐसी जगह पे काम आते हैं गति के समीकरण। ठीक है, यहाँ पे हम गति के समीकरण देखेंगे, जो कि हमें गति के 3 समीकरण सिखाए गए थे। तीनों को हम यहाँ पे लिख लेंगे रफ वर्क में साइड में। ठीक है, ये आपको सिर्फ बताने के लिए, आपको लिखना है तो लिखिए, अगर पहले से आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इन तीनों को याद कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए तीनों में कौन से समीकरण हमें लगाने हैं। पहला देखिए, यहाँ पे u हमारे पास है, a हमारे पास नहीं है, v हमारे पास नहीं है, t हमारे पास है, तो ये तो लगाना मुश्किल है। दूसरा समीकरण देखिए, u हमारे पास है, t भी है, सिर्फ a नहीं है, और s भी हमारे पास है। ठीक है, तो हम ये वाला समीकरण लगा लेते हैं, क्योंकि इसमें से सिर्फ हमारे पास a नहीं है, बाकी सब कुछ है। और हाँ, यहाँ पे हम u लिखना भूल गए हैं। u मतलब प्रारंभिक वेग। कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था से चलना शुरू करती है तो उसका प्रारंभिक वेग हमेशा 0 मीटर पर सेकंड ही होगा, हमेशा 0 ही होगा। ठीक है, अगर वो विराम अवस्था से चलना शुरू करती है। तो हम यहाँ पे गति का दूसरा समीकरण लगा रहे हैं, गति के दूसरे समीकरण द्वारा। ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम समीकरण लिख देते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। s की वैल्यू लिख दीजिए। s मतलब दूरी, दूरी कितनी दी हुई है 400, बस सबकी जगह वैल्यू पुट करनी है। u कितना दिया हुआ हमें 0, तो 0 लिखेंगे। t हमें कितना दिया हुआ है, टाइम 20 सेकेंड, 20 लिखेंगे, प्लस 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय a। इन सबके बीच में कोई साइन नहीं है ना, मतलब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कोई साइन नहीं है तो ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे a, क्योंकि a हमें दिया हुआ नहीं है, और t हमें 20 दिया हुआ है, उसका स्क्वायर करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 400, 0 को किसी से भी गुणा करेंगे तो 0 ही कर देता है वो सबको, 1/2 a, और 20 का स्क्वायर अगर हम खोलेंगे तो 20 का स्क्वायर होगा 400, मतलब 20 की गुणा 20 के साथ। ठीक है, इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं, सिंपल है। 2 की गुणा 2 से करेंगे 4, और 2 1 0 का 2 0। ठीक है, ऐसे भी हम खोल लेते हैं इसको सिंपली, और ये 400 का 400 रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1/2 a, और यहाँ पे है 400। 2 से हम इसको काट देते हैं 400 को, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 200। ठीक है, और 1 बचा है, तो 200 1 कम 200, मतलब 200 ही रहेगा। मैं ज़रा कॉपी को ऊपर कर देती हूँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, ये हमारा आंसर आया बराबर 200 a। 200 को हम इधर ले आएंगे बट्टे में, क्योंकि वहाँ पे गुणा में है, तो इधर बराबर के इधर आके बट्टे में हो जाएगा, और इसको काट देंगे, तो काट के हमारा आएगा a बराबर 2, मतलब त्वरण जो है वो हमारा 2 आया है। अब हमें त्वरण तो निकालना नहीं था, हमें निकालना था फोर्स। ठीक है, बल F इज इक्वल टू एम ए। अब हमारे पास m भी है, 7000, द्रव्यमान भी है, और हमारे पास त्वरण भी है, मतलब 2 गुणा कर देंगे तो गुणा करके आएगा 14000, और हमारा जो ये है फोर्स, वो हमारा किस में है, निकलेगा न्यूटन में। ठीक है, इसको न्यूटन से दिखाते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1 kg द्रव्यमान के एक पत्थर को, मतलब 1 किलो का एक पत्थर है, उसको 20 मीटर पर सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। एक झील है, अब पता नहीं इसमें बर्फ़ जमी हुई है कि कीचड़ जमी हुई है, वहाँ पे उसको फेंका जाता है। ठीक है, पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। तो इनको क्या लगा था कि एक बार पत्थर फेंकेंगे तो क्या वो चलता ही रहेगा झील में, वो तो रुकेगा ही। ठीक है, तो वो 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना करनी है। अब देखिए, घर्षण बल पूछा गया हो या कर्षण बल, कोई सा भी बल पूछा गया हो, हमें ये देखना है कि हमसे बल पूछा गया है, हमें फोर्स निकालना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स लगा है, झील के बीच में और पत्थर के बीच में, जिससे पत्थर रुक गया है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फोर्स। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे द्रव्यमान दिया हुआ है, मतलब m दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है,
बस क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे। तो करते हैं आंसर नंबर 6। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है वो सब पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद ही हमारा आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे हमें m दिया हुआ है मतलब द्रव्यमान, वो हमें पहले से ही किलोग्राम में दिया हुआ है, 1 kg लिख लेंगे। u दिया हुआ है प्रारंभिक वेग जो कि है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमें दिया हुआ है s मतलब दूरी, दूरी हमें दी हुई है 50 मीटर। और हमें वेग दिया हुआ है, वेग कितना दिया हुआ है हमें 0। वेग को 0 हमने इसलिए माना है क्योंकि इन्होंने हमसे ये नहीं कहा था कि वो रुकी हुई अवस्था से चलता है, ठीक है। वो एक अवस्था पे आके रुक जाता है, जब रुक जाता है तो अंतिम वेग 0 हो गया, ठीक है। अब फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है F = ma, तो हमें यहाँ पे m चाहिए और a चाहिए। a हमारे पास है नहीं, तो a निकालने के लिए फिर से हम वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वही गति के गति के ही तो हैं, गति के 3 समीकरण, ठीक है। 3 समीकरण लिख के देखेंगे कौन सा इसमें से ठीक बैठता है, वही वाला समीकरण हम यहाँ पे फिट कर देंगे। देखिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास m है, u है, s है और v है। और इन सब में देखिए आपको किस में ये सब दिखाई देता है, लास्ट वाले में a हम निकाल लेंगे, हमारे पास v भी है, u भी है और s भी है। तो हम लास्ट वाला लगा देते हैं समीकरण। कौन सा समीकरण, गति का तीसरा सूत्र, या फिर काट दीजिए समीकरण लिख दीजिए, ठीक है। सूत्र या समीकरण कुछ भी लिख सकते हैं, मैं समीकरण ही लिख देती हूँ। गति का तीसरा समीकरण, यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2as इज इक्वल टू v² - u², ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 का 2 लिखेंगे, a हमारे पास नहीं है, a निकालने के लिए ही तो फॉर्मूला लगा रहे हैं। s हमारा 50 है, v हमारा 0 है और u हमारा 20 है, 20 का स्क्वायर 50 दूनी 100, 100 a हो जाएगा हमारा, और 0 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये माइनस का माइनस, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 400 आएगा, 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो a इक्वल टू हो जाएगा -400, और वो गुणा में है 100, तो यहाँ के हो जाएगा डिवाइड में, 0 से 0 कट गए, 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, बट्टे में 1 माना नहीं जाता, तो a इक्वल टू हो गया -4। माइनस में है तो माइनस में ही आंसर आएगा, ठीक है। माइनस प्लस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब हमें a नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था, a तो हमें मजबूरी में निकालना पड़ा है, हमें निकालना था फोर्स मतलब बल। F = ma लिख लेंगे, ठीक है। m हमें पता है 1 और a भी हमें पता है -4, तो 4 × 4 -4 आ गया। और किस में लिखेंगे, न्यूटन में, और क्योंकि ये माइनस में है तो बल जो है विपरीत दिशा में लगेगा, ठीक है। माइनस में लिखा है तो बल विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। और बल है तो इसे न्यूटन से दिखाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का रेल इंजन, ठीक है, रेल का जो इंजन है वो 8000 किलो का है, ठीक है। इंजन प्रति 2000 किलो द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। पहले तो आप इस बात को समझिए कि इंजन 8000 किलो का है और कितने डब्बे हैं, 5 डब्बे हैं, ठीक है। 5 डिब्बों वाली ट्रेन कहाँ है ना, तो मतलब 5 डब्बे हैं और हर एक डब्बा जो है 2000 किलो का है, ठीक है। मतलब टोटल 5 डब्बे कितने किलो के हो गए, 2000 को हम 5 से गुणा कर देंगे, 10,000 किलो के हो जाएंगे, ठीक है। हर डब्बा 2000 किलो का है और इंजन 8000 किलो का है। यहाँ पे पूरी ट्रेन की बात नहीं की गई है, अलग अलग सबका वजन बताया गया है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है, बल भी हमें पहले से ही बता दिया गया है। यदि पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है, ठीक है, पटरी भी अपना घर्षण बल लगाएगी। आपको पता है ना कि जब भी किसी चीज़ पे हम चलते हैं, हम रोड पे चलते हैं तो रोड भी बल लगाता है, ठीक है। अब पटरी पे ट्रेन चल रही है तो पटरी भी बल लगाएगी, और ट्रेन अपना बल लगाएगी, पटरी अपना बल लगाएगी, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पहले तो हमें नेट त्वरण बल, और इसके सेकंड पार्ट में हमें निकालना है रेल का त्वरण मतलब ए हमें निकालना है, ठीक है। और नेट त्वरण तथा बल, हमें फोर्स भी यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया। आंसर नंबर 7 हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है वो सब हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पहले तो फोर्स निकालना है, वो भी नेट। तो नेट फोर्स हम यहाँ पे लिखेंगे, टोटल बल 40,000 है उसका, ट्रेन का,
और उसमें से हम घटा देंगे पटरी का बल, ठीक है, 35,000। अब ये क्यों घटाया है हमने, ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये कोई कार है, ठीक है, ये कोई कार है और इस पर आप बल लगा रहे हैं, आप और आपका दोस्त दोनों एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं, तो ये तो हो गया एक दिशा में बल, ठीक है, दोनों आप बल लगा रहे हैं, तो रोड भी जो है कार पे बल लगा रहा होगा। चलिए यहाँ से नहीं, यहाँ समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई डब्बा है, ठीक है, और इस पे दोनों तरफ से बल लग रहा है, इधर से ज़्यादा बल लग रहा है और इधर से कम बल लग रहा है, असंतुलित बल लग रहा है, ठीक है। तो जो वो बड़ा वाला जो बल होगा उसमें से छोटा वाला बल घटाया जाएगा। तो ट्रेन का बल ज़्यादा है और पटरी का बल कम है, इसलिए हमने घटाया, तो ये नेट बल तो हमारा 35,000 आ गया। और यहाँ पे हमें ए निकालना है। ओहो, आपका वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा हो गया है और मुझे अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। जब 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो होता है वो अपलोड होने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मैं इसके सेकंड पार्ट में यहीं से आपको क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी और इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स करवा दूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर सच में आपको क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।